तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा और उसको जरूर एक्सेस करिएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरीके से देखना है। सारे नोट्स को बनाते चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला आपका है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। कह रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसेस स्टोर्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली। यानी जो बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस है वो स्टोर करता है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को, जो सिस्टमेटिकली क्या करता है, जो सिस्टमेटिकली इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको स्टोर करता है। एज सिंपल एज दैट। ये बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप। सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी डेटाबेस, जो कि रॉ एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं, जैसे कि आपका डीएनए सीक्वेंस हो गया। ठीक है। दूसरा आपका है सेकेंडरी डेटाबेस, जो प्रोसीड होते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को, जैसे कि आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा हमारा है कंपोजिट डेटाबेस, जो कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल सोर्सेज का। अब यहाँ पे हमारा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस। यहाँ पे कह रहा है कि दिस डेटाबेसेस स्टोर डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस, यानी ये जो डेटाबेसेस होते हैं वो स्टोर करते हैं डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस को, जैसे कि आपका जेन बैंक हो गया, ईएल ईएम बीएल हो गया, डीडीबीजे हो गया, ये सारी चीजें। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये सीक्वेंस सबमिशंस होते हैं, एनोटेशंस होते हैं और पब्लिक एक्सेस होते हैं इसके पास। ठीक है। तीसरा हमारा प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, ये स्टोर करता है एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन को। यानी ये क्या करता है, जो आपका एमिनो एसिड होता है उसको क्या करता है, ये बेसिकली स्टोर करता है, जैसे कि आपका यूनिप्रोट हो गया, आरपीआरआई हो गया। ये यूज करता है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल जो आपका एनालिसिस होता है उसको, इवोल्यूशन स्टडी को। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं शामिल। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा है प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है, तो ये कंटेन करता है 3D स्ट्रक्चर को, जो प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर होते हैं उनको। जैसे एग्जांपल की बात करें प्रोटीन डेटा बैंकों के, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो ये ड्रग डिजाइन करने में मदद करता है और समझने में मदद करता है प्रोटीन के फोल्डिंग को और मोलिकुलर मॉडलिंग को। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग होता है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरिएशंस इन डेटा टू मेक इट, यानी मेक इट कंपैरेबल। यानी ये जो आपकी चीजें हैं ये प्रोसेस करता है जो भी आपके रिमूविंग वेरिएंट्स होते हैं डेटा के, जो चीजों को काफी ज्यादा कंपैरेबल बनाते हैं उनमें मदद करता है। पर्पस इसका होता है ये रिमूव करता है नॉइस को, इंप्रूव करता है एक्यूरेसी को। टेक्निक की बात करें, स्केलिंग होता है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन नॉर्मलाइजेशन होता है, ये चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। अगला हमारा आता है डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि चीजें कैसे इसके अंदर होती हैं। तो डेटा क्लीनिंग, रिमूव करना, एरर्स को हैंडल करना, मिसिंग वैल्यूज को एलिमिनेट करना, डुप्लीकेट को। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट करना डेटा के फॉर्मेट को, एग्रीगेशन को, स्मूथिंग को। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो ये इंप्रूव करता है डेटा की क्वालिटी को, एसेंशियल होता है एनालिसिस के लिए। प्रोटीन फोल्डिंग की बात करें तो डेफिनेशन इसका दिया है कि ये प्रोसेस बाय विच अ प्रोटीन अटेन्स इट्स 3D स्ट्रक्चर। की पॉइंट दिया गया कि ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन फंक्शन होते हैं। फोल्डिंग यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होते हैं और मिस फोल्डिंग कैन कॉजेज डिजीज, यानी जो भी मिस फोल्डिंग होते हैं इनसे बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। रिलेटेड डिजीज की बात करें तो जो आपके अल्जाइमर डिजीज है वो इससे रिलेट करता है। ठीक है। प्रोटीन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन दिए गए हैं प्रोटीन के, जैसे एंजाइम है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, हॉर्मोन्स हैं, ये चीजें हैं। डिटर्मिनेशन मेथड की बात करें तो सीक्वेंस कंपैरिजन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल मेथड इसके अंदर आते हैं। अगला हमारा है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग ए स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी प्रोसेस करना जो भी आपके आइसोलेटिंग स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं उनको। मेथड जैसे कि आपका साइट जो आपका क्रोमेटोग्राफी होता है वो होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर को, फंक्शन एनालिसिस करता है, मोलिकुलर वेट मेजरमेंट करता है। ठीक है।
इंट्रोडक्शन की बात करें जावा क्लाइंट की, तो डेफिनेशन दिया कि जावा प्रोग्राम जो है वो यूज करता है इंटरेक्ट करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस के साथ। फीचर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये सिक्योर होता है, ये सपोर्ट करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन को। कहाँ यूज होता है ये, तो डेटाबेस क्यूरिंग के अंदर यूज होता है, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है कोरबा। कोरबा स्टैंड फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। तो ये मिडलवेयर दैट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन रिटन इन डिजिटल लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज। यानी ये मिडलवेयर होता है जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन जो लिखे रहते हैं एप्लीकेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके बीच में। फीचर्स की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए बेहतर होता है। ठीक है, यूजर्स की बात करें तो ये इंटीग्रेटिंग डिफरेंट टूल एंड डेटा शेयरिंग, ठीक है, इसके अंदर इसका यूज होता है। अब हमारा आता है यूजिंग द माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल इज यूज टू स्टोर एंड मैनेज बायोलॉजिकल डेटा। यानी माई एसक्यूएल का जो यूज है उसको हम लोग बायोलॉजिकल डेटा जो है उनको स्टोर करने मैनेज करने के लिए करते हैं। फीचर की बात करें तो ये ओपन सोर्स होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये एफिशिएंट होता है फॉर द डेटा हैंडलिंग। ओके, यूजर्स की बात करें तो डेटाबेस क्रिएशन के लिए, क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए, डेटा रिट्रीवल के लिए यूज होता है। फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस, यानी इमेज से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकालना वही आपका एक्सट्रैक्शन कहलाता है। लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, मेडिकल इमेजिंग होता है। ठीक है, जैसे कि एमआरआई सीटी स्कैन हो गया। टेक्निक की बात करें तो एज डिटेक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, टेक्सचुअल एनालिसिस, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, नोट्स को बनाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।